जी, प्रीवियस लेसन में हमने 2-3 चीज़ें देखी भी थी और प्रैक्टिकली भी करके देखी थी, ठीक है? तो जो प्रीवियस लेसन में नहीं थे वो प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसका प्रैक्टिकल भी हुआ है डोमेन के ऊपर जाकर होस्टिंग में। हमने देखा ये था कि रोबोट्स फाइल क्या होती है, साइट मैप क्या होता है और ये सबमिट कैसे करते हैं और फिर सर्च कंसोल में इसको कैसे वेरीफाई करते हैं जाकर, ठीक है? ये सब कुछ हमने देखा था। और रोबोट्स फाइल, साइट मैप, सर्च कंसोल, ये तीनों जो हैं ये किसका हिस्सा हैं? ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। यानी ये टेक्निकल एसईओ की हमने, यानी हम ये समझ लें कि हमने प्रीवियस लेसन में जो कुछ सीखा वो टेक्निकल एसईओ थी, ठीक है? जी जी, फिर दोबारा नहीं। अब एक तो ये स्लाइड है हमारे पास, इसको भी हम साथ साथ देखेंगे और इसके थ्रू ही हम एसईओ करते हैं, ठीक है? ताकि हमें फैक्टर्स को भी पता लगता जाए कि बेस्ट ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स, ठीक है? ये अपडेटेड चीज़ें हैं कुछ। हमने बात शुरू कहाँ से करनी है? जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि हमें बात कहाँ से शुरू करनी है? हेड पोर्शन से। और हेड पोर्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हमें फोकस करना है और उनमें से एक हमारे पास टाइटल है और एक हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है। यानी दो चीज़ों को हमें फोकस करना है, यहाँ से हमें बात शुरू करनी है। अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक मेटा और होता था, और वो वैसे तो मेटा बहुत सारे हैं, तो वो मेटा कीवर्ड्स था। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर उन्होंने इस फैक्टर को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि कीवर्ड से ये होता था कि फिर एग्जैक्टली वेबसाइट के अंदर कीवर्ड लिखे हुए नज़र आते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये रहने दें कि कीवर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, किसी वेबसाइट के भी नज़र आ रहे हैं, सो दूसरों लोगों के लिए उसे एनालिसिस करना भी ज़्यादा आसान हो जाता था इस वेबसाइट को। सो उन्होंने इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया। और अगर हम आज वो कीवर्ड का मेटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, यानी उससे कोई डैमेज भी नहीं होगा लेकिन उससे हमें कोई एडवांटेज भी नहीं होगा, ठीक है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस मेटा को इस्तेमाल नहीं करते। ये बात कर रहा हूँ मैं मेटा कीवर्ड टैग की, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इधर। पहला क्या चीज़ है जी हमारे पास? राइटिंग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी आपने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, और अब हमने काफ़ी सारी वर्किंग भी कर ली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कि भाई सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो प्रोडक्ट है वेबसाइट की या जो सर्विस है वेबसाइट की, उसके कीवर्ड को डिफाइन कर लें। पहले कीवर्ड्स निकाल लें। और अब हम आज ये सपोज कर रहे हैं भाई हम कीवर्ड निकाल चुके हुए हैं, हमें पता लग गया कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होगा। तो अब वो ये कह रहा है कि अब आएँ और अपना टाइटल बनाएं, ठीक है? टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए हमारा जी? टाइटल हमारा अबाउट 60 टू 70 कैरेक्टर्स तक हम टाइटल रख सकते हैं अपना। अब टाइटल को हम दो तरह से मेजर करते हैं। एक टाइटल को हम मेजर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स मेजर करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। और टाइटल को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, क्योंकि जब हम सर्फ के ऊपर कुछ सर्च करते हैं तो एक वेबसाइट हमें नज़र आती है, तो वो वेबसाइट पिक्सल फॉर्म में नज़र आ रही होती है। यानी वो उसकी एक स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स की सूरत में नज़र आती है और उसमें तीन चीज़ें हमें मेन नज़र आती हैं: यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और साथ में समटाइम्स इमेज। अगर बहुत अच्छा इमेज ऑप्टिमाइज किया होगा, साइज भी अच्छा होगा, तो इमेज भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और इनमें से सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो पेज की बॉडी में से आती है और वो इमेज है। बाकी की सारी चीज़ें जो है वो हेड में से ही जनरेट होती हैं। यानी टाइटल आपने हेड में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी आपने हेड में लिखी है। ये जो मैं डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ ये मेटा डिस्क्रिप्शन टैग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं। और इसकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए? टाइटल की जो रेजोल्यूशन होती है वो अबाउट 580 पिक्सल्स होती है, और जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 920 पिक्सल्स होती है। यानी अब ये पिक्सल की कैलकुलेशन करने के लिए ये तो नहीं कर सकते हम खुद से कैलकुलेट। मतलब आपने टाइटल लिखा हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसके कैरेक्टर तो आसानी से काउंट कर सकते हैं, आप उसके वर्ड्स भी आसानी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन पिक्सल काउंट नहीं कर सकते। और ना ही हम ये समझ लें कि भाई हम उसको फोटोशॉप में ले जाएं तो पिक्सल काउंट हो जाएंगे। फोटोशॉप तो है ही ग्राफिक्स के लिए, वो तो इमेज के पिक्सल्स दिखाएगा। ये जब हम लेकर जाएंगे तो इमेज तो होगा ही नहीं, ये तो कंटेंट है, ये तो टाइपिंग की शक्ल में है, ठीक है? सो इस मकसद के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं। ये आज मैं जो फाइलें आपको दो पढ़ा रहा हूँ ये आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ये मैं अब आने लगा हूँ दूसरी फाइल में, ठीक है?
ये उस फाइल में मैं आ गया हूँ जिसमें मेरा टॉपिक है, जो मैं टॉपिक इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं टाइटल ऑफ वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है टू द वेब। यहां पर कहीं भी टू द वेब नहीं लिखा हुआ, हाँ ठीक है ना। एक वेबसाइट है टू द वेब जो कि आपको अच्छा सा टाइटल और अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्प भी करता है और आपको लिमिटेशन के अंदर भी रखता है और आपको बताता भी है कि भाई इसकी जो लेंथ है पिक्सेल्स में कहीं ओवरराइट तो नहीं हो रही है, बढ़ तो नहीं रही है, इंक्रीज तो नहीं कर रही है। यानी इस वेबसाइट से, इस टूल से हमें ये सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये देखें, मैंने यहाँ पर इस टूल को लिखने की बजाय क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने बिटली लिखा हुआ है। ये भी समझ लें ये क्या है, एज ए एसईओ ऑप्टिमाइजर इसका भी आपका बहुत ज्यादा काम है। बिटली हमारे पास एक यूआरएल शॉर्टनर है। यूआरएल शॉर्टनर का क्या मतलब होता है कि ऐसा ये टूल है जो बड़े बड़े यूआरएल्स को शॉर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं किसी बंदे से कहता हूं भाई मेरे फेसबुक पेज पर आना है, तो मैं उसको अपना एड्रेस दूंगा https facebook.com/ इतना लंबा चौड़ा पाथ दूंगा। एक चीज तो ये है, ये बार बार लिखना पड़ेगा। ये मैं मेल्स में भी लोगों से अपनी चीजें शेयर कर रहा होता हूं, इतना लंबा चौड़ा एड्रेस हमें बार बार लिखना पड़ता है। एक तो ये एड्रेस की लेंथ की वजह से मैं डिस्टर्ब हूं, लेकिन इसका इससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है, ये सिक्योर भी नहीं होता ये मेथड। इस तरह आपके अकाउंट्स हैक होने के लिए भी काफी सारी चीजें, लूप होल्स उसको मिल जाते हैं। इसलिए जब भी आप डाटा अपना शेयर कर रहे हो ओवर द नेट, आप हमेशा यूआरएल शॉर्टनर का इस्तेमाल करें। चाहे वो ईमेल है कि आपने ईमेल में अपने सिग्नेचर बनाए हुए हैं नीचे और वहां से आप डाटा शेयर कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूट्यूब की वीडियो है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपने अपने सारे सोशल मीडिया लिंक शेयर किए हुए हैं, तो आप हमेशा यूआरएल शॉर्टनर्स का इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर मैं इधर आ गया हूं, ये मेरा फेसबुक पेज है, मैं यहां से अपना पेज खोलता हूं। चलिए यही खोल लेते हैं जी। ये मैंने पेज खोला, ये पेज आ रहा है ऊपर देखें। मैं ये चाहता हूं कि किसी को भी ये पेज ना दिखे हमारा, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और इसे कॉपी कर लेता हूं। अब मैं इधर आता हूं और यूआरएल शॉर्टनर की बात कर रहा हूं। यूआरएल शॉर्टनर्स बहुत सारे हैं हमारे पास। इस वक्त हम किस यूआरएल शॉर्टनर की बात कर रहे हैं, बिटली की बात कर रहे हैं। लेकिन बिटली कोई एक यूआरएल शॉर्टनर नहीं है, मगर इस वक्त सबसे पॉपुलर यूआरएल शॉर्टनर है। ठीक है, एक यूआरएल शॉर्टनर हमारे पास टाइनी यूआरएल भी है, और भी बहुत सारे हैं। टाइनी यूआरएल को मैंने भी बहुत इस्तेमाल किया, इन दोनों को मैं भी आपको इस्तेमाल करके भी दिखाता हूं। मतलब 2012-13 में मैंने इस टाइनी यूआरएल का बहुत इस्तेमाल किया। अच्छा, पहले मैं देखता हूं बिटली को। जी मैंने लिखा बिटली, bit.ly, ये एक साइट है। इस साइट पे जाकर आपने अपने यूआरएल्स को शॉर्टन करना है। ठीक है, अब इधर मैं आऊं, अगर ये यूट्यूब पर है ना इस वक्त, यहां पर अगर मैं स्टार्स अकेडमी लिखता हूं, स्टार्स अकेडमी लाहौर, जो यूआरएल शॉर्ट हुए हैं ना, वो मैं पहले आपको दिखाता हूं कैसे हम करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं। इसको पकड़ लेते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। जी आ रहे हैं नजर यूआरएल शॉर्टनर का इस्तेमाल। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, सब के सब यूआरएल शॉर्टनर से बने हुए हैं। तो ये इसका फायदा है। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसको एसईओ के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर आपने अपने यूआरएल्स को शॉर्टनर्स के थ्रू दिया होगा तो वो वैसे ही उनको कंसीडर करेगा। यानी ये भी आप समझ लोगे एक एसईओ फैक्टर है हमारे पास, कि जब हमने अपने यूआरएल शेयर करने हैं तो हम यूआरएल शॉर्टनर्स के थ्रू शेयर करें। ठीक है, चलिए अब इधर आए और मैं यूआरएल शॉर्टनर बनाने लगा हूं एक नया। तो मैं बिटली पर आता हूं, पहले मैं बिटली से बनाता हूं, फिर मैं दूसरे से बनाऊंगा। जी नीचे आ गए हम, ये बड़ा सा बॉक्स आ गया हमारे पास एक। यहां पर जो मैंने अभी एड्रेस कॉपी किया यहां पर पेस्ट करता हूं, ये आ गया वेबसाइट का पूरा नाम जो मैंने उठाया था वहां से। यानी ये facebook.com/Najib & Sons पेज पर आ रहा हूं मैं, और यहां से मैं कहता हूं शॉर्टन। जी देखें ये बन गया। जब मैं इसे कॉपी करता हूं और मैं इस जगह पर आकर इसे पेस्ट करता हूं, देखिएगा क्या होता है। रिप्लेस हो गया। यानी कि जब कॉपी किया मैंने, यूज किया, उस वक्त शॉर्टनर था, जब ये खुला तो मेरा पेज ही खुल गया। एड्रेस भी चेंज कर दिया उसने ऊपर से, ये नहीं है कि वही एड्रेस रखा है, एड्रेस उसने वापस वही कर दिया जिसका एक्चुअल एड्रेस था। तो ये पर्पस होता है यूआरएल शॉर्टनर का। एक यूआरएल शॉर्टनर मैंने आपको बताया कौन सा वो है, टाइनी यूआरएल।
ठीक है जी। ये टाइनी यूआरएल जो है ये क्या चीज़ है, इसका उसमें इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ज़रा इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसे मैं क्यों इस्तेमाल करता था। आगे इस पे आगे यहाँ लाकर मैंने रख दिया ये, ठीक। अच्छा, इसका ये क्या फायदा है, इसमें एक नई चीज भी आ रही है हमारे पास, एलियस के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एलियस का मतलब क्या होता है कि उसी तरह का कोई नाम। सो बेसिकली इसे क्यों इस्तेमाल करता था मैं, इसको मैं इसलिए इस्तेमाल करता था कि मैं जो एलियस है यहाँ पर कीवर्ड यूज कर लेता था, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरा जो पेज है वो डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अगर मुझे ये नाम मिल गया तो डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली क्या होगा, ये अपना एक शॉर्ट यूआरएल बना रहा है, उसके आगे मेरा कीवर्ड भी आ जाएगा, तो जब क्राउलर क्राउल कर रहा होगा तो उसको फिर कीवर्ड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन यूआरएल शॉर्टनर्स में भी मेरी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें कीवर्ड ऐड हो चुका हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, मेक, जी नहीं मिला, पहले से यूज हो चुका हुआ है, ठीक है। डिजिटल डैश मार्केटिंग करके देख लेते हैं, दिख रहा है इधर ज्यादा लोग आए हुए हैं, इधर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये जब एक दफा बना ले इस तरह कीवर्ड के साथ, उससे संभाल के रख लें अपने पास, ठीक है ना, क्योंकि वो एक दफा बनना है ना, दूसरी दफा तो वो नाम क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक दफा क्रिएट हो चुका हुआ है। कहते नहीं करें इतना जुल्म, हाँ चलें अब हम जान छुड़ाने के लिए कोई बना लेते हैं। तो वैसे अब टाइनी नहीं रहा, ठीक है, अब तो काफी बड़ा हो गया ये, ठीक है। और कीवर्ड से भी हम हट गए हैं, मतलब ये हुआ कि ये तो यूज हो चुका हुआ है, तो मैं दूसरा कोई कीवर्ड यूज कर लूंगा जो मेरी और कीवर्ड्स होंगे, अदर कीवर्ड्स होंगे। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यूज किया। ये देखें, ये आ गया, ये बन गया हमारा टाइनी यूआरएल। इसको मैं यहाँ लाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो देख लेते हैं ये बन गया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा कीवर्ड भी ऐड हो गया। लेकिन जब बिटली से हम बना रहे हैं तो बिटली के साथ आपके पास कस्टमाइजेशन की कोई ऑप्शन नहीं है, वो बहुत ही शॉर्टन यूआरएल कर देता है, ठीक है। तो जब उस तरह की रिक्वायरमेंट हो या जब कीवर्ड एड्रेस करना हो तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं वापस स्लाइड में, और मैं इस पे अब क्लिक करता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। इस पे क्लिक करते हैं जी, आगे तो ये वेबसाइट खुली है, टू द वेब, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहां से आप टाइटल भी जनरेट कर सकते हैं और जहां से आप डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर आते हैं जी, सबसे पहले वो क्या कहता है, अगर तो मुझे टेस्ट करना है इस वक्त किसी वेबसाइट को कि भाई उसका टाइटल ठीक है और उसकी डिस्क्रिप्शन ठीक है कि ठीक नहीं है, तो मैं यहां पर आता हूं और उस वेबसाइट का नाम लिख देता हूं, https:// ये वेबसाइट का मैंने नाम लिखा, ये लिखा जी आई एम नॉट रोबोट, और जनरेट करते हैं इसको। जी आगे क्या लिखा हुआ जी, बेस्ट आईटी कोर्स इन लाहौर पाकिस्तान, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज, 542 पिक्सल्स लॉन्ग, और कहता है ये एक्सेप्टेबल लेंथ में। मैंने आपको क्या बताया था, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 580 तक हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो नीचे वाला है वो कहता है 920 होनी चाहिए, तो वो कहता है भाई पीक सॉल्यूशंस कॉलेज ऑफर्स इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड आईटी कोर्सेज इंक्लूडिंग डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसएमएम एंड एसएमओ, वेब एंड ग्राफिक डिजाइन। ये सब कुछ इन्होंने इस पर लिख दिया। सो ये बन गया, इनकी डिस्क्रिप्शन बन गई, ये भी ठीक आ रही है। जरा इसको रॉन्ग करके देखते हैं तो हमें वो क्या कहता है। मैसेज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 580 से बड़ी और 920 से बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो
हम एसईओ के फैक्टर को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो हमने जब अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनानी होगी तो यहाँ से आके क्रॉस चेक कर लेंगे अपनी कि वो ठीक बनी हुई है पिक्सेल्स में कि ठीक नहीं बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसकी भी अगर आपने टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को चेक टेस्ट करना होगा। दूसरी बात, अब जब आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो याद रखें कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लाइक कॉमा। कॉमा का कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्पेस तो लाजमी बात है, हर वर्ड के बाद इस्तेमाल करेंगे हम। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम टाइटल बना रहे हो तो हम दो हिस्सों में टाइटल बना लें। उसमें एक प्राइमरी कीवर्ड को फोकस कर सकते हैं और एक सेकेंडरी कीवर्ड को फोकस कर लें। तो अगर आप चाहते हैं नहीं भाई सेकेंडरी के लिए आपने अलग एक टैब बना के रखा हुआ है या सब डोमेन वाला कोई स्टोरी आप साथ चला रहे हैं, तो आप फिर सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड लिख लें और फिर साथ पैरेलल अपनी ब्रांड का नाम लिख लें, क्योंकि ब्रांड का नाम तो वैसे ही सब लोग जानते हैं। और कभी भी ब्रांड का नाम शुरू में नहीं लिखना, क्योंकि ब्रांड का नाम शुरू में लिखने का मतलब यह है कि आप उसको प्राइमरी कीवर्ड बना रहे हो। यानी अगर मैं पहले ब्रांड का नाम लिख दूंगा तो इसका मतलब है मेरा प्राइमरी कीवर्ड वही वाला है। तो पहले आपने जो लिखना है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके पास जगह बच रही है तो आप अपनी ब्रांड का नाम भी लिख दें। सेम इसी तरह उसने कहा कि भाई ये इसकी जो लेंथ है वो तो आप 60 से 70 रख सकते हो, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ आप रख सकते हो 160 से 170। तो एकदम लेंथ बढ़ गई है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, इंटेलिजेंटली हमने उस डिस्क्रिप्शन में भी अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है। जब इस केस में हम देखते हैं तो इसमें तो आप देख रहे होंगे कि इसमें तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स इस्तेमाल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है कि कोई एक कीवर्ड भी प्रॉपर्ली टारगेट ना हो। सो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमारे पास अगर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, एक पेज के ऊपर तो बहुत सारे कीवर्ड्स कभी भी ट्रिगर नहीं होंगे आपके, ठीक है। एक पेज के ऊपर एक दो कीवर्ड्स ही ट्रिगर हो सकते हैं, या फिर आपने बहुत अच्छी लिंक बिल्डिंग करवाई होगी तो फिर हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं होंगे। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें लग रहा है कि हमारे 6 कीवर्ड्स हैं तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर 6 टैब्स बना लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारी वेबसाइट्स की फाइलें बनती जाएंगी उतने टाइटल और उतने मेटा के टैग की ऑप्शन भी आपके पास आती जाएगी, ताकि आप हर पेज के ऊपर अलग मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दें। और आपकी इस डिस्क्रिप्शन में भी आपका एक प्राइमरी कीवर्ड और एक सेकेंडरी कीवर्ड टारगेट होना चाहिए एज ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस फॉर्म में आपने उसको टारगेट करना, यानी एक मुहावरा बनाकर, एक जुमला बनाकर। जैसे हम बॉडी में पैराग्राफ्स लिख रहे हैं ना, तो एक मिनी पैराग्राफ्स आपने बना देना जो 160 और 170 कैरेक्टर्स का हो और वो कंटेंटफुल हो, यानी उसमें अच्छा सा कंटेंट हो, लेकिन बीच में आपका कीवर्ड भी आ जाए। अब ये जो टाइटल में आपका कीवर्ड आ गया और डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड आ गया तो ये आपको पे करेगा, इसका आपको फायदा होगा। यानी ये इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहला फैक्टर पूरा कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से आपने कीवर्ड्स जनरेट करने हैं। इधर आ जाए जरा वापस। इस वक्त मैं एज में बैठा हूं तो चलो मैं कहता हूं एज यूज कर लेते हैं। वैसे एसईओ के हवाले से ना एज यूज करना कोई इतना रिकमेंडेड नहीं होता, इसलिए कि हमने उसके रिजल्ट्स देखने होते हैं तो हमें क्रोम में ही काम करना चाहिए। ये क्या खुल गया भाई, मैंने गलत लिखा है? हाँ बिल्कुल गलत लिखा है। एक वेबसाइट आ गई है मेरे पास। अभी हमने दो बातें की हैं, टाइटल की बात की है और मेटा डिस्क्रिप्शन की बात की है। तो हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और पेज सोर्स पे जाते हैं। तो दो बातें की हैं, तो इन्हीं दो बातों को ही हम जरा फोकस भी करते हैं जी। देखिए इसमें भी मेटा कीवर्ड्स यूज हुए हैं, मतलब ये ना फायदा पहुंचा रहे हैं ना नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। ये कौन सा है जी हमारा टाइटल, ये भी कोई शर्त नहीं है कि टाइटल ऊपर होगा कि मेटा ऊपर होगा, ठीक है। हेड में होना चाहिए। वैसे अगर हम टाइटल शुरू में लिख लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नीचे भी लिख लेंगे तो इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। सो ये हमने इसका टाइटल लिखा हुआ है। अब आप ये देखें इसका टाइटल कैसे लिखा हुआ है हमने, देख रहे हैं ना, अब ये टाइटल है इस वेबसाइट का बेस्ट। अब ये जो बेस्ट है ये कोई कीवर्ड तो नहीं है, आप भी समझ रहे, बेस्ट कीवर्ड नहीं है।
लेकिन गूगल ये कहता है हमें, एसईओ की साइंस हमें ये कहती है कि जब भी आप कोई कीवर्ड लिख रहे हो तो किसी भी चीज़ को एज ए कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हो। सो इसलिए हमने लिखा है बेस्ट। हालांकि कोई भी बंदे ने बेस्ट नहीं, मैंने इसको कीवर्ड को ढूंढूंगा अभी तो मैं लिखूंगा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। लेकिन बेस्ट लिखने से क्या हो रहा है कि गूगल को अच्छा लग रहा है कि हमने कीवर्ड में ये एक फीचर के साथ अपना कीवर्ड का इस्तेमाल किया। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जी बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, वो सिंपल लिखा हुआ है। वो इस कीवर्ड ने रैंक हो जाना है। अगर इस तरह का आप कीवर्ड यूज करोगे तो आपको फील होगा कि आप 1 महीने में उस कीवर्ड को रैंक करा लोगे, इस कीवर्ड को। ठीक है, हम किसी को नहीं कहते कि महीने में रैंक होगा, लेकिन ये वाला कीवर्ड महीने में रैंक होने का क्या मतलब है कि महीने के बाद ये क्रॉल करेगा, यानी ये आपको घूमता फिरता नजर आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये वाली वेबसाइट आपको घूमती फिरती नजर आ रही होगी महीने के बाद, कि कभी आप देखोगे 5वें पेज पर चली गई है, कभी चौथे पे है, कभी पहले के आखिरी पेज पे आ रही है, कभी दूसरे के पहले पे आ रही है, फिर 7वें पे जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडेक्सिंग सर्वर तक पहुंच गई हुई है और इंडेक्स हो रही है। और जब ये इंडेक्स हो जाएगी तो फिर प्रॉपरली ये एक जगह पर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जब वेबसाइट जब क्राउलिंग प्रोसेस में होती है तब क्राउल कर रही होती है, जब इंडेक्स हो जाती है फिर क्राउल नहीं करती है, फिर तो फिक्स हुई होती है। फिर ये है कि उसी के मुकाबले की उससे कोई बेहतर चीज आती है तो फिर वो उसको ऊपर नीचे करता है, अदरवाइज आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऊपर रहती है। और होगा भी तो क्या होगा, कभी आप पहले पर चले जाओगे तो कभी आप दूसरे पर चले जाओगे। ठीक है, ये कीवर्ड लिखें यहाँ पे, देखें इस वक्त ये रैंक की हुई है कि नहीं की हुई। अब मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट हुई है रैंक, देखें रैंक हुई है। तो मैंने सबसे ऊपर लिखा जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो सबसे ऊपर रैंक हुई है। और दूसरे नंबर पर वो आ रही है जो इसकी मेन डोमेन है, ऐसी है ना, दूसरे नंबर पर इसकी मेन डोमेन आ रही है और पहले नंबर पर ये एक्चुअल डोमेन आ रही है। तो ये हमारा ये देखें साथ इमेज भी आ रही है। चलो जी, अब आए दूसरी चीज देखें इसकी। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग कैसे लिखते हैं, मेटा, और ये कहां लिखते हैं, हेड में, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन और कंटेंट इक्वल्स टू कौन सा, जो अभी हम बनाकर आए हैं। अभी हमने बनाना सीखा ना कंटेंट, टू द वेब से जाकर डिस्क्रिप्शन लिखनी सीखी है कि भाई डिस्क्रिप्शन 160 से 170 कैरेक्टर की होगी और 920 पिक्सल की मैक्सिमम होनी चाहिए। वो वहां से जनरेट करवाऊंगा मैं, अभी मैंने वेबसाइट से उठाई है ना, कोई बात नहीं, अगर वेबसाइट से नहीं उठानी तो डायरेक्टली वहां पर टाइप करके चेक कर लें। यानी अभी आप बनाने के फेज में हो ना, ये तो मैंने क्या किया, एक वेबसाइट ली, उसने मुझे बता दिया कि इसकी सही लिखी है कि गलत लिखी है। लेकिन अगर आप अपना बनाना चाह रहे हो तो वहां पर टाइप कर लो, टाइप करके भी आपको पता लग रहा है, वहां से टाइप करके लाएं और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दें। वहां पर हमने सिर्फ लेंथ चेक की है, लेकिन क्वालिटी हमने खुद बनानी है उसकी, यानी कि कंटेंट कैसा होगा ये हमें बताना है, कंटेंट में कीवर्ड कौन से होंगे, उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीच में क्या लिखा हुआ है आपने, उसको प्रॉब्लम नंबर ऑफ कैरेक्टर से और नंबर ऑफ पिक्सल से है, बस उसने इन दो चीजों को उसमें चेक कर लेना। ठीक हो गया, यानी कि हमें यह पता लग गया। और हम लोगों ने अब क्या किया कि अपने टाइटल के अंदर और अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना प्राइमरी कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आगे क्या फेज है हमारे पास, अगले फेज में हम ये कह रहे हैं कि भाई अगले फेज में आपका कीवर्ड कहां होना चाहिए। मैं इस वेबसाइट को खोलूं, अब कमर्शियल वाले आ गई है जी ऊपर, ये कीवर्ड चेंज हो गया ना। इस पे क्लिक करें, अगला टारगेट क्या हमारा, अगला टारगेट है जी हमारा जो कीवर्ड है वो हमारी हेडिंग में होना चाहिए। आप देखें मैंने जो कीवर्ड टाइटल में लिखा है मैंने वही वाला कीवर्ड हेडिंग में भी आकर लिख दिया। ठीक है, और ये वाली जो वेबसाइट रैंक की थी ना, ये नेफ्टेक के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने बनवाई थी। जैसे मैंने आप लोगों को वेबसाइट दी हुई है, यही वाली दी हुई है, उनको भी यही वाली वेबसाइट दी थी, लेकिन उनसे बनवाई भी यही वेबसाइट थी। और ये वाली वेबसाइट तकरीबन मेरा ख्याल है कि 28 दिनों में रैंक कर गई थी।
28 डेज में इसने अपना रिजल्ट दिखा दिया था। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया हुआ जी, यहाँ पर प्रोफेशनल किचन की इक्विपमेंट H1 के साथ इस्तेमाल किया हुआ है, यानी H1 का टैग यूज किया हुआ है और H1 के टैग के साथ हमने इसको इस्तेमाल किया। और आपने कोशिश करनी है कि आपका H1 आपकी पूरी वेबसाइट पे यूनिक हो, यानी कि एक हो H1, ताकि पता लग रहा हो कि एक तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत अहम बात है जो हमने यहाँ पे कर दिया है, गूगल को भी ये बता रहे हैं। ठीक है, तीनों चीजें मैच कर गई आपस में, टाइटल भी मैच कर गया, टाइटल, मेटा और H1। ठीक है, अब जरा इसमें आए, वापस नीचे आ जाए। अच्छा दूसरा फैक्टर वो क्या कहने लगा हुआ है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। ये भी हमने बार बार बात की थी कि आपके जो यूआरएल्स बनेंगे वो एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए, यानी कीवर्ड बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है उसने। ठीक है, अनऑप्टिमाइज्ड सैंपल क्या है जी, bloggerspatient.com/p=212 और नीचे कह रहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि नीचे वाली एग्जांपल देखें तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑफ पेज एसईओ, यानी कि बेसिकली क्या किया, कीवर्ड को ले आए हैं बीच में उसकी जगह पर, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका यूआरएल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो एक बीच में और बात आ गई है, अगली बात क्या है, सिंगल H1 टैग ऑन द पेज, कीप योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। ठीक है, कहते हैं और इसको जाया भी नहीं करना। जब हमें कह रहे हैं कि हमने H1 एक ही इस्तेमाल करना है, तो इसके अंदर जो आपका कंटेंट है आपने ये नहीं लिखना वेलकम टू माय वेबसाइट, बल्कि इसके अंदर आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड करना है। इस जगह पर हमें अपना प्राइमरी कीवर्ड लगाना है, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। यानी इस वक्त हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इसकी जो ओपेसिटी है, जो आजकल लेटेस्ट टाइम के मुताबिक है, वो ये है कि इसकी ओपेसिटी बिटवीन 1 to 2% होनी चाहिए। ठीक है, 1 से 2%। इसका क्या मतलब होगा कि हर 100 वर्ड्स के बाद 1 या 2 दफा हमने अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। लेकिन SLI कीवर्ड जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये मैंने आपसे कहा था ना कि इन्होंने सिनोनिम्स बनाए होते हैं अपने पास, यानी कि गूगल के आर्टिफिशियल सिस्टम ने, AI सिस्टम ने खुद से किसी भी वर्ड के आगे से सिनोनिम्स की डिक्शनरी में बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक, तो जैसे मेरा कीवर्ड है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, जिसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी हैं उसके पास। तो ये सिनोनिम्स हैं, इनको मैं जितनी दफा मर्जी इस्तेमाल कर लूं। मतलब मैं कहता हूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो इसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, किचन अप्लायंसेस, मतलब ये बहुत सारे इसके हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कंप्यूटर कोर्स के सिनोनिम में आएगा। फाउंडेशन कोर्स, ग्राफिक कोर्स, ये सब उसके सिनोनिम्स में आ रहे होंगे। तो इस तरह करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका जेन्युइन कीवर्ड है उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो स्टफिंग होगी। तो वो ये कहता है कि हर 100 वर्ड्स के बाद आप इसको 1 दफा या 2 दफा इस्तेमाल करें। और एक साइंस और भी कहता है कि आपका जो पहला पैराग्राफ है उसमें और जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें तो इसे लाजमी इस्तेमाल करें। मतलब पहले पैराग्राफ में भी करें, आखिरी वाले में भी करें, कि 1% के हिसाब से आपने ये करना है। उसको 1 से 2% तक ले जाएं, इट्स फाइन। 2 से कहता है ज्यादा ना करें आप इसको। ठीक है, ये एग्जांपल भी साथ साथ आ रही हैं सारी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जी, यूज टारगेटेड कीवर्ड्स एंड LSI कीवर्ड्स। ठीक है, अब LSI कीवर्ड्स का क्या मतलब है, हम खुद से भी तो सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं ना, गूगल के ही सिनोनिम्स में जाकर वहां से फाइंड कर लें, वर्ड में जाकर फाइंड कर लें, कोई टूल इस्तेमाल कर लें, तो अब हम अपने कंटेंट के अंदर उन सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर लेंगे। वो जो सिनोनिम्स हैं वो कौन से कीवर्ड हैं, वो LSI कीवर्ड्स हैं, यानी कि वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं है। मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है, वो तो मैंने क्या किया, 2 दफा इस्तेमाल किया, लेकिन जो सिनोनिम्स हैं वो मैं बार बार इस्तेमाल करने लगा। तो LSI कीवर्ड्स हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। हाँ जी, अगला क्या है, अगला फैक्टर क्या है हमारे पास, डू इंटरनल लिंकिंग टू पास वन ऑन SEO जूस एंड फॉर बेटर एंगेजमेंट। अच्छा, SEO जूस, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है जी, ये पीने वाला जूस नहीं है, ये कौन सा जूस है, ये बेसिकली क्या होता है कि वैल्यू पास कर रहे होते हैं, क्वालिटी वैल्यू। इसकी एग्जांपल अगर हम यूं समझना चाहें कि मैं ये कहता हूं कि मेरी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के लिए मैंने क्या किया, फेसबुक पे जाकर एक पोस्ट लगाई और उस पोस्ट में जाकर मैंने अपना URL दे दिया। कोई भी बंदा मेरा पोस्ट देखता है और मेरे URL पे क्लिक करता है,
तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं फेसबुक का लिंक जूस शेयर कर रहा हूं। यानी फेसबुक की जो डोमेन अथॉरिटी है अगर वो 100 है और मेरी डोमेन अथॉरिटी अभी 5 पर थी, शुरू हो रही है बननी, तो मुझे उसने फायदा पहुंचाना शुरू कर देना है। सो इट इज कॉल्ड लिंक जूस। तो वो कहता है, लेकिन यहां पर वो इंटरनल लिंक जूस की बात कह रहा है, फेसबुक की बात नहीं कर रहा। तो वो ये कह रहा है कि यहां पर जो आपका ऑप्टिमाइज पेज होगा अच्छे वाला, उसका जो लिंक जूस होगा, एसईओ का, वो दूसरे पेज को भी पास हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके दूसरे पेज की एसईओ भी इंप्रूव होगी। इसका एक फायदा ये है, और दूसरा फायदा ये है कि लोगों की इंगेजमेंट बढ़ेगी। यानी अगर आपने किसी और पेज के ऊपर जाकर भी कमर्शियल किचन दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे कि उस कमर्शियल किचन को लिंकिंग करके आप उसको वापस अपने होम पेज पे ले आएंगे, तो एंगेजमेंट भी बढ़ेगी और लिंक जूस भी मिलेगा उसको। इसी तरह होम पेज से अगर आपने कुछ आइसक्रीम मशीनरी के मुतालिक इंफॉर्मेशन के लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और आइसक्रीम मशीनरी का आपका टैब अलहदा बना हुआ है, तो आप उधर भी एक लिंक लगा दो। ये लिंकिंग कहां घूम रही है, ये आपकी वेबसाइट के अंदर घूमने लगी हुई है, ठीक है। सो ये इंटरनल लिंक्स हैं, और जो बाहर जाएगी, जैसे मैंने अभी फेसबुक की बात की है, तो वो एक्सटर्नल लिंक्स होंगे हमारे, ठीक है। सो कहता है ये एक फैक्टर भी आपने अपनी वेबसाइट में करना है। यानी जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, अब आपको दे रहा हूं कि क्या क्या करना है आपको। इसको देखें जरा, इसने क्या किया हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, और फिर ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ट्वाइस लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ये लिंक है और नीचे है, मैंने जूम शायद बड़ा कर दिया, ज्यादा ही, थोड़ा सा छोटा कर लिया। ये भी लिंक है। सो वो ये कह रहे हैं लिंक्स आपने बनाने हैं, बने हुए ना लिंक्स, लेकिन लिंक्स आपने इंटेलिजेंटली बनाने हैं कि जोर आजमाई ना लग रही हो, कि ऐसे ना हो कि जोर जबरदस्ती आपने लिंक कुछ मकासद हासिल करने के लिए लिंक्स बनाए हुए हैं, बल्कि आपके लिंक्स ऐसे लगने चाहिए कि ये लिंक्स इसलिए बने हुए हैं कि जो आपकी ऑडियंस इसको देख रही है उसकी कंफर्ट में आपने लिंक्स क्रिएट किए हुए, ठीक है। ऐसे नहीं लिंक्स लगाए हुए कि क्योंकि हमें एसईओ के लिए लिंक्स चाहिए तो हमने बार बार लिंक घुसा दिए इसके अंदर, ठीक है। इधर आ जाए वापस। चलिए, ये बात मैंने बता दी कि कीवर्ड्स के पहले और आखिरी 100 वर्ड्स में आप इसको इस्तेमाल करो। मूव योर वेबसाइट टू HTTPS, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ये टॉपिक हमारा बाद में आएगा डिटेल के साथ। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और मेरी वेबसाइट SSL प्रोटेक्टेड नहीं है, पहले नहीं है, बाद में हो गई है, तो फिर हम पढ़ेंगे इसके लिए रीडायरेक्टर यूज होते हैं और ये cPanel में जाकर हम कर सकते हैं। मैं बताऊंगा अगर आपने SSL परचेज कर लिया है, अब क्या करना है उसको HTTP से HTTPS में लेकर जाने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट HTTP पर होगी तो ये भी एक बैड फैक्टर है, आपको अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट करवाना है HTTPS पर। अगर हम SEO ऑडिट कर रहे होंगे तो वो हमें बता रहा होगा कि आपकी वेबसाइट HTTP पर है, HTTPS पर नहीं है, तो ये एक बैड फैक्टर है, इसे इंप्रूव करें, ठीक है। जी, ये बात मैंने पहले कर दी, इसने सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ। हाँ, राइटिंग एंगेजमेंट, राइट एंगेजिंग मेटा डिस्क्रिप्शन टू गेट मोर क्लिक्स फ्रॉम गूगल। यही बात की हमने, क्योंकि गूगल के ऊपर जो चीज़ आपको नजर आ रही है वो मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपका बहुत कंसाइज होना चाहिए, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें आपको कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है, मगर आपने 170 कैरेक्टर से ऊपर भी नहीं जाना, मैक्सिमम 170 कैरेक्टर्स में आपने लिखनी है। जी, आगे क्या आ गया, ये भी मैंने बड़ी दफा बताया आपको, है ना। क्या बोला, ऑप्टिमाइज इमेज नेम्स एंड अल्टरनेट टैग टू गेट मोर सोर्स ट्रैफिक, ठीक है। जिसने गलत लिखा है, अल्टरनेट टैग नहीं होता, अल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। टैग जो है वो इमेज है, टैग तो IMG का टैग है, एक एंकर का टैग A है, हेडिंग का H1 है, ये सब टैग हैं। उसके बाद जो उसकी ऑप्शंस आ रही हैं आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो ये इसका एट्रीब्यूट है। तो कहता है भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपका इमेज का नाम, जो आपने इमेज का नाम रखा है, आपने इमेज का नाम 01, 05, 07 नहीं रखना, बल्कि आपने इमेज का नाम भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर ही रखना है। उसके बाद जब वो इमेज आप लेकर आओगे, उसे ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए, यानी उसमें मजीद ऑप्टिमाइज होने की गुंजाइश ना हो, ताकि क्वालिटी वाइज हमें लगे कि इमेज की कंप्रेस्ड इमेज है।
तीसरे नंबर पर वो कह रहा है कि इसका आर्ट एट्रीब्यूट भी आपने सेट करना है। जो 125 कैरेक्टर में आप आर्ट सेट करते हैं उसके अंदर भी आपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। टाइटल में जब कीवर्ड्स लिख रहे हैं तो डैश लगाते हैं मल्टीपल लिखने के लिए, या हाइफन लगाते हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं। कौन कौन से 2 कैरेक्टर्स? मैं लिखता हूं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। अब मैं आगे जाके क्या करता हूं, यहां पर मैं ये कैरेक्टर यूज करूंगा, या ये नहीं करना तो ये यूज करूंगा। बस ये 2 कैरेक्टर यूज करनी है आपने टाइटल में। लेकिन जब मैं कहूंगा ना डिस्क्रिप्शन, वहां पे नहीं, वहां पर आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, यानी वहां पर और सेंटेंस छोटे लिखने हैं आपने। कभी भी आपने पूरे का पूरे 170 कैरेक्टर का एक पैराग्राफ नहीं बनाना, बल्कि आपने क्या करना है 5-5, 6-6, 8-8 वर्ड्स के एक, और वर्ड्स भी छोटे वाले लिखने हैं कि हम ज्यादा बड़ा मैसेज दे सकते हो। लेंथी कैरेक्टर्स वाले वर्ड्स भी नहीं लिखने, और पैराग्राफ के अंदर छोटे सेंटेंस लिख के अपना मैसेज कन्वे करना है, ठीक है। वहां पर हमने ये साइन यूज नहीं करने, इनमें से एक हाइफन है और एक पाइप साइन है, ठीक है। ये हमने कहां यूज करनी है? टाइटल में, और इवन यही हमने इस्तेमाल करने हैं आर्ट में। जब हम आर्ट लिख रहे हैं और उसके अंदर भी, जैसे मैं अब दूसरा कीवर्ड लिखना चाह रहा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैंने बीच में क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। सेम इसी तरह जब मैं आर्ट एट्रीब्यूट बता रहा हूंगा तो भी यही करूंगा। आर्ट एट्रीब्यूट बताते हुए भी बीच में मैंने यहाँ हाइफन लगाना है या डैश लगाना है। और ये कितना बड़ा लिख सकते हैं? जैसे मैंने कहा था कि टाइटल तो आप 70 कैरेक्टर्स का लिख सकते हो, ये 125 कैरेक्टर्स का लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बड़ा कीवर्ड भी टारगेट होगा और इसमें मल्टीपल कीवर्ड भी टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। वापस आ जाए। लिंक टू ट्रस्टेड डोमेन्स टू इंप्रूव, ये बात मैंने अभी बता दी कि अच्छी डोमेन के साथ अपनी लिंक बनाएं ताकि आपको भी हो। www वर्जन वर्सेस नॉन www वर्जन पिक, अगर तो आपकी वेबसाइट www के साथ कॉन्फ़िगर नहीं की हुई इसने डेवलपर ने, तो उसे कहेंगे इसको www के साथ कॉन्फ़िगर कर दो। www का क्या मतलब है कि एक वेबसाइट है जो www के साथ बनी है, आप लिखते हो ना https://www, और एक होती है सिर्फ https, आगे वेबसाइट का नाम आ जाता है। तो आपने ये देखना है कि वो www के साथ वेबसाइट भी आपकी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। अगली चीज क्या है जी? ये सारे ऑन साइट एसईओ के फैक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं। हाँ, राइट हाई क्वालिटी एंड यूनिक कंटेंट, ये पहले ही कर चुके हैं। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। डुप्लीकेशन टूल्स हमारे पास मौजूद है, फ्री टूल एक है, वो मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूंगा। तो आपने अगर अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखा हो तो आप उस ग्रुप में, उसमें टूल में डालकर चेक कर सकते हैं कि ये कॉपी तो नहीं हो रही है। अगर कॉपी होगी तो वो आपको बता देगा कि इसमें इतनी कॉपी है। अगर आपकी वेबसाइट कॉपी हुई है तो सर्च कंसोल उसे क्रॉल करने नहीं देगा, शो कर देगा आपको। जब मैं क्रॉलिंग चेक करूंगा तो वो कहेगा कि भैया आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं हो सकती, बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स, यानी आपकी वेबसाइट में कोई एरर नहीं है। डुप्लीकेट कंटेंट यूज करना एरर नहीं है, वायलेशन है, ठीक है। मतलब ये कोई एरर नहीं है, ये वायलेशन है कि वो कहता है कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। मिनिमम डुप्लीकेट कंटेंट जो है, मिनिमम कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर 400 से 500 को कंसीडर करता है। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी हो तो वो 400 को भी कह रहा होता है, अच्छा है। लेकिन जब हम कोडिंग से वेबसाइट बनाएं तो हम समझते हैं कि कम से कम 500 होना चाहिए मिनिमम। अब यहाँ से यूं लग रहा है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मेरे जो वर्ड्स है ना वो 5000 है, तो ऐसे फील हो रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, ऐसे फील हो रहा है ना। जब मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 500 होने चाहिए तो लग रहा है कि ज़्यादा रखेंगे, नहीं, इसकी एक लंबाई की भी एक लेंथ है कि भाई इसको मैक्सिमम जो है ना वो 1500 वर्ड्स तक होना चाहिए, मतलब कंटेंट को। इससे बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा पेज कोई पढ़ेगा भी नहीं ना, भाई स्क्रॉल ही करता रहेगा वो तो अगर आपका कंटेंट ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको मल्टीपल टैग्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि ज़्यादा होगा तो नहीं। हाँ, 1500 में ये फायदा है कि आपके पास कीवर्ड की ऑप्शन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा कीवर्ड्स को आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। 1500 एक पेज में यूज कर सकते, एक पेज में। फिर जब दूसरे टैब पर जाएंगे सेम आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, आज इतना ही रखते हैं। हाँ?
यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के 14वें फैक्टर को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।